स्वागत है आपका हमारे एआई रिसर्च चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी तुलना करना चाहूंगी। देखिए, मेडिकल साइंस की दुनिया में ना, जब हम किसी डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ एक अलग ही लेवल की सटीकता होती है। हाँ, वहाँ सब कुछ बहुत क्लियर होता है। राइट, एकदम क्लियर बाइनरी सिस्टम काम करता है वहाँ। मतलब अगर किसी इंसान की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफेद लाइन बिल्कुल साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस उस लाइन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि देखिए, समस्या यहाँ है और ये रहा इसका इलाज। वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होता। बिल्कुल। और ये जो क्लैरिटी होती है ना, ये इंसानी फितरत को बहुत पसंद आती है। जब चीजें हमें साफ साफ दिखती हैं या जब हम उन्हें किसी फिक्स्ड कैटेगरी में डाल पाते हैं तो हमें एक तरह का साइकोलॉजिकल आराम मिलता है। हाँ, एक सुकून मिलता है कि हाँ, सब कंट्रोल में है। एग्जैक्टली। हमें लगता है कि स्थिति हमारे पूरे नियंत्रण में है। लेकिन जैसे ही हम इस एक्सरे मशीन को हटाकर इनोवेशन, स्टार्टअप्स और भविष्य के निर्माण की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो मशीन पूरी तरह काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल, वो पूरी तरह फेल हो जाती है। फिर हम एक ऐसे लैंडस्केप में होते हैं जो बहुत ही धुंधला है। चीजें अब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रह जाती। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी धुंधलेपन को थोड़ा साफ करने की कोशिश करेंगे। हम पीटर थिल की जो बहुत ही मशहूर नोट्स है 0 to 1, उन पर आधारित सोर्सेज का एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। सही कहा। और इस चर्चा का जो मुख्य मकसद है वो ये समझना है कि जो सच्चा विकास होता है, यानी जिसे हम रियल प्रोग्रेस कहते हैं, वो असल में कैसे होता है। क्योंकि हम सबको लगता है कि हम हर रोज नई टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। हर दिन एक नया स्मार्टफोन ऐप आ जाना ही शायद इनोवेशन है। पर हमारे सोर्सेज इशारा कर रहे हैं कि शायद ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। मेरा मतलब है, ये जो रियल प्रोग्रेस है ये आखिर है क्या, और हम कैसे गलत दिशा में भाग रहे हैं। देखिए, नए भविष्य की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रोग्रेस असल में दो तरह की होती है, और हमारा यानी पूरी दुनिया का ज्यादा ध्यान गलत वाली पर अटका हुआ है। अच्छा, तो पहली वाली प्रोग्रेस कौन सी है? पहली दिशा है हॉरिजॉन्टल या एक्सटेंसिव प्रोग्रेस। इसे सोर्सेज में 1 to n का नाम दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है उन चीजों की नकल करना जो पहले से ही काम कर रही हैं। ओके, मतलब जो एग्जिस्ट करता है उसको और बढ़ाना। राइट। जैसे मान लीजिए एक टाइपराइटर पहले से मौजूद है और कोई उसी डिजाइन को देखकर 100 नए टाइपराइटर बना देता है, तो ये 1 to n प्रोग्रेस हुई। समझ गई। अगर हम इसे मैक्रो या ग्लोबल लेवल पर देखें तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ग्लोबलाइजेशन। जैसे चाइना का जो पिछले कुछ दशकों का विकास रहा है, वो इसी मॉडल पर आधारित है। वेट, यानी उन्होंने बस कॉपी किया है? एक तरह से हाँ। उन्होंने अमेरिका और यूरोप में पहले से मौजूद जैसे रेलवे सिस्टम्स हो गए, एयर कंडीशनिंग टेक्निक्स हो गईं, या पूरे के पूरे शहर बसाने के तरीके, उनकी हूबहू नकल की है। ये विस्तार जरूर है, पर ये कोई नई खोज नहीं है। ओह वाओ, ये तो वही बात हो गई कि अगर मैं इसको अपने तरीके से समझाऊं तो 1 to n का मतलब है अपने कंप्यूटर कीबोर्ड पर बस कॉपी पेस्ट दबाते रहना। हाँ, बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है ये। है ना? चीजें नंबर्स में तो बढ़ रही हैं, फाइल साइज बढ़ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नया नहीं बन रहा। एग्जैक्टली। और यहीं पर जो दूसरी तरह की प्रोग्रेस है वो सामने आती है, जिसे हम वर्टिकल या इंटेंसिव प्रोग्रेस कहते हैं, जिसे 0 to 1 कहा जाता है। सही पकड़ा। यही असल 0 to 1 है। इसका मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी इस दुनिया में था ही नहीं। जैसे कॉपी पेस्ट की जगह एक बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर लिख देना। बिल्कुल। अगर कोई टाइपराइटर की बस नकल करने के बजाय सीधा एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बना दे तो वो 0 to 1 है। और इस वर्टिकल प्रोग्रेस को ही हम सही मायनों में टेक्नोलॉजी कहते हैं। सही बात है। एक और बहुत दिलचस्प बात जो सोर्सेज में है वो ये कि भविष्य का मतलब सिर्फ कल की तारीख या आने वाला वक्त नहीं है। तो फिर क्या है? भविष्य वो वक्त है जब दुनिया आज से बिल्कुल अलग दिखेगी। अगर मान लीजिए अगले 100 सालों तक हमारे समाज में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आती, कुछ ना बदले, तो भविष्य 100 साल दूर है। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि भविष्य अभी 100 साल दूर है। ये तो बहुत ही अलग लेवल का नजरिया है। मेरा मतलब है, हमें लगता है कि हम कल में उठ गए तो भविष्य आ गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम आजकल सच में कुछ नया सोच रहे हैं या सिर्फ पुरानी चीजों पर थोड़ा सा पॉलिश लगा रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस बात को परखने के लिए पीटर थील एक बहुत ही मशहूर और कॉन्ट्रेरियन सवाल पूछते हैं।
यानी एक ऐसा सवाल जो आम धारणा के बिल्कुल विपरीत जाता है। वो कौन सा सवाल है? वो अपने इंटरव्यूज में पूछते हैं कि ऐसा कौन सा जरूरी सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं। ये सुनने में तो आसान लग रहा है, पर और इसका जवाब देना उतना ही मुश्किल है। ज्यादा लोग क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली खराब है या दुनिया में बहुत भ्रष्टाचार है। परवेज, शिक्षा प्रणाली तो खराब है ना, इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि इस बात पर सब सहमत हैं। पूरा समाज मानता है कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार की जरूरत है, तो इसमें कुछ भी कॉन्ट्रेरियन या अलग सोच कहाँ हुई? ओ अच्छा, मतलब वो सच नहीं जो सब जानते हैं। राइट। सही जवाब एक ऐसा सच होता है जो दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में एक नई इंसाइट देता हो, कुछ ऐसा जिसे बाकी सब लोग नजरअंदाज कर रहे हों, या आने वाले कल को देखने का एक नया जरिया होता है। मैं समझ रही हूँ। तो अगर 0 to 1 जाना ही हमारा मेन टारगेट है और हमें एक ऐसा सच खोलना है जो किसी और को नहीं पता, तो इसका सीधा सा नतीजा तो ये निकलता है कि जो भी बिजनेस या स्टार्टअप ये कर लेगा वो मार्केट में अकेला होगा, यानी वो एक मोनोपोली बन जाएगा। बिल्कुल, वो एक मोनोपोली ही होगी। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूँगी। हमें तो बचपन से इकोनॉमिक्स की किताबों में यही पढ़ाया गया है कि कंपटीशन यानी प्रतियोगिता अच्छी होती है और मोनोपोलीज बुरी होती हैं। तो क्या हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि हर बिजनेस को मोनोपोली बनने की ही कोशिश करनी चाहिए? यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि समाज ने ना कंपटीशन को लेकर एक बहुत ही रोमांटिक सी धारणा बना ली है। जैसे 90s के .com बबल को ही ले लीजिए। हाँ, उस वक्त तो हर कोई इंटरनेट कंपनी खोल रहा था। राइट। 1999 के आसपास ऐसा माहौल था कि कंपनीज ने प्रॉफिट कमाने के अपने असली काम को साइड में रख दिया और वो पेज व्यूज जैसे दिखावटी मैट्रिक्स की रेस में उलझ गईं। इकोनॉमिक्स का एक कड़वा सच ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में, जहां बहुत सारी कंपनीज एक जैसी चीज बेच रही होती हैं, वहां कोई भी कंपनी असली प्रॉफिट नहीं कमा पाती। क्योंकि उनका सारा पैसा तो एक दूसरे से लड़ने में ही निकल जाता होगा। एग्जैक्टली। सारा प्रॉफिट एक दूसरे को हराने और मार्केट में टिके रहने में जल जाता है। लेकिन बिजनेस का काम सिर्फ स्ट्रगल करना नहीं है, मुनाफा कमाना है। लेकिन अगर हम आज की बड़ी कंपनीज को देखें, जैसे गूगल गूगल खुद को कभी मोनोपोली तो नहीं कहता। अगर मोनोपोली बनना इतनी प्राउड वाली बात है तो वो इसका ढिंडोरा क्यों नहीं पीटते? सर्च मार्केट में उसका लगभग 68% शेयर है। आजकल तो लोग सर्च करना बोलते ही नहीं, सीधा कहते हैं इसको गूगल कर लो। हाँ, वो तो हमारी भाषा का हिस्सा बन गया है। पर एक मोनोपोली होने का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे ही आप मोनोपोली बनते हैं, गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स की नजर आप पर पड़ जाती है। और कोई कंपनी नहीं चाहती कि सरकार उनके काम में तांग अड़ाए। बिल्कुल नहीं। इसलिए गूगल खुद को एक सर्च इंजन मोनोपोली बताने के बजाय ये दिखाता है कि वो $964 बिलियन के ग्लोबल कंज्यूमर टेक मार्केट का एक छोटा सा सिर्फ 0.24% हिस्सा है। वो खुद को ड्रोन्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और स्मार्टफोन्स के एक बहुत बड़े और कॉम्पिटिटिव मार्केट में छुपा लेते हैं। वाओ, ये तो बहुत ही अजीब विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। यानी जो सच में मोनोपोली हैं वो खुद को कंपटीशन का हिस्सा बताकर छिप रहे हैं, और जो लोग सच में कंपटीशन में पिस रहे हैं वो गा गा के बता रहे हैं कि हम कितने यूनिक हैं। सही पकड़ा आपने। और ये जो विरोधाभास है ना, ये हमारी सोच की जड़ों में बैठा है। इसकी शुरुआत तो हमारे स्कूल और कॉलेज से ही हो जाती है। वो कैसे? देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम सब बच्चों को एक ही रेस में दौड़ना सिखाता है। सबको ग्रेड्स और एक जैसे पैमानों पर तौला जाता है। इस चक्कर में उनका जो अपना यूनिक टैलेंट होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। हाँ, सब एक भेड़चाल का हिस्सा बन जाते हैं। राइट। और यही माइंडसेट कॉर्पोरेट दुनिया में भी आ जाता है। कंपनीज लॉन्ग टर्म विजन भूलकर शॉर्ट टर्म रेस में फंस जाती हैं। जैसे सोर्सेज में जिंगा और ग्रुपॉन का उदाहरण दिया गया है। ओ, मुझे याद है एक टाइम पे जिंगा के गेम्स का कितना क्रेज था, फार्मविल वगैरह। हाँ, पर उन्होंने क्या किया, वो बस अपने साइकोमेट्रिक इंजन को ऑप्टिमाइज करने में लग गए और ग्रुपॉन डेली डील्स के जरिए लोकल बिजनेसेस को निचोड़ने में लग गया। उन दोनों ने अपनी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी को भुला दिया, क्योंकि उन्हें बस अपनी अगली क्वार्टर की रिपोर्ट में अपने कॉम्पिटिटर्स को हराना था। इसी पॉइंट पे मुझे सोर्सेज में पढ़ा गया एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। पैलो अल्टो के एक रेस्टोरेंट का उदाहरण था जो बड़ा सटीक लगा मुझे। हाँ, वो ब्रिटिश रेस्टोरेंट वाला, राइट? हाँ, मान लीजिए कोई पैलो अल्टो में एक ब्रिटिश फूड रेस्टोरेंट खोल लेता है, सिर्फ ये सोचकर कि देखो यहाँ किसी का ब्रिटिश रेस्टोरेंट नहीं है तो मेरी मोनोपोली हो जाएगी। और यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सिर्फ अलग होने के लिए अलग होना कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करता। सही बात है। हो सकता है वहाँ किसी को ब्रिटिश खाना पसंद ही ना हो,
पता चला डिश ऐसी बना दी जो कोई खाना ही नहीं चाहता। एग्जैक्टली एक सच्ची मोनोपोली वो नहीं है जो ऐसी अजीब चीज बनाए जिसकी कोई डिमांड ही ना हो। सच्ची मोनोपोली वो है जो एक बहुत बड़ी समस्या को इतने शानदार तरीके से सॉल्व करे कि कोई दूसरी कंपनी उसके आसपास भी ना भटक सके। तो अगर ये क्लियर है कि 0 to 1 जाने के लिए मोनोपोली बनाना इतना जरूरी है, तो लोग आखिर इसके लिए प्लान क्यों नहीं बनाते? मतलब मुझे लगता है आज की जनरेशन बस चीजों के अपने आप होने का वेट कर रही है। इस सवाल का जवाब हमें भविष्य को देखने के नजरिए में मिलता है। दुनिया आने वाले कल को कैसे देखती है, इसके लिए सोर्सेज में 4 क्वाड्रेंट्स बताए गए हैं, जिसमें ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म को डेफिनेट और इनडेफिनेट के साथ जोड़ा गया है। थोड़ा इन क्वाड्रेंट्स को आसान भाषा में समझाइए ना। जरूर। देखिए, पहला है डेफिनेट पेसिमिस्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आज का चाइना है। वहां की सोच ये है कि आने वाला कल आज से बुरा होने वाला है, ये तय है। इसलिए वो लोग बहुत सारा पैसा बचाते हैं और जो चीजें पहले से हैं उन्हीं का और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो दूसरा क्या है? दूसरा है इनडेफिनेट पेसिमिस्ट। जैसे कि आज का यूरोप, उन्हें भी लगता है कि भविष्य खराब ही होगा, पर उन्हें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या खराब होगा। इसलिए वो कुछ नया करने के बजाय बस छुट्टियां मनाते हैं और वेट करते हैं। ये थोड़ा फनी है पर सच लगता है। तीसरा क्वाड्रेंट कौन सा है? तीसरा है डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट। जैसे अमेरिका का 1950s और 60s का वक्त, तब उन लोगों को पता था कि कल बेहतर होगा और उसके लिए उनके पास एक पुख्ता प्लान था। अपोलो मून मिशन या बड़े हाईवेज बनाना, ये सब उस डेफिनेट प्लान का हिस्सा था। और चौथा क्वाड्रेंट? मुझे लगता है शायद वहां आज की हमारी दुनिया फंसी हुई है। सही कहा, वो है इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म, यानी अनिश्चित आशावाद। आज के अमेरिका और दुनिया के एक बड़े हिस्से की सोच यही है। वो ये तो मानते हैं कि भविष्य अच्छा होगा, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो अच्छा भविष्य आएगा कैसे। एग्जैक्टली किसी के पास कोई ठोस प्लान नहीं है। उन्हें लगता है कि बिल गेट्स या शेरिल सैंडबर्ग की सफलता बस एक लॉटरी टिकट थी, कि वो सही वक्त पर सही जगह थे। ये इनडेफिनेट वाली सोच तो हमारे एजुकेशन और करियर की चॉइसेस में साफ नजर आती है। आज अगर हम टॉप कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को देखें तो वो अपने रिज्यूमे में ना सब कुछ भर लेना चाहते हैं। थोड़ा स्पोर्ट्स खेल लिया, थोड़ी म्यूजिक क्लास, डिबेट क्लब, थोड़ी कोडिंग सीख ली। वो हर तरफ हाथ पैर मारते हैं ताकि ऑप्शंस खुले रहें। पर सोर्सेज बहुत क्लियर करते हैं इस बारे में। इस सब ऑप्शंस को ओपन रखने की बीमारी का नतीजा ये निकलता है कि बच्चे रेडी फॉर नथिंग इन पर्टिकुलर रह जाते हैं। यानी वो किसी एक खास चीज के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। और फिर जब ये इतने ब्राइट बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो क्या करते हैं? तो वो उन करियर्स में जाते हैं जो बस प्रोसेस पर चलते हैं, जैसे फाइनेंस या मैनेजमेंट कंसल्टिंग, क्योंकि वहां उन्हें कुछ नया बनाना नहीं पड़ता। आज की इनडेफिनेट दुनिया का फाइनेंशियल सर्कल देखिए। एक फाउंडर कंपनी बेचकर पैसे बनाता है, उसे समझ नहीं आता कि अब इस पैसे से क्या नया बनाऊं, तो वो पैसा बैंक में डाल देता है। और बैंक वाले क्या करते हैं उस पैसे का? बैंक वालों को भी कहा पता है कि इकोनॉमी में क्या नया इनोवेशन होना चाहिए, तो वो पैसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। फिर वो इन्वेस्टर्स उस पैसे को स्टॉक मार्केट में अलग अलग जगह डालकर रिस्क मैनेज करते हैं। इस पूरी चेन में किसी को नहीं पता कि रियल इकोनॉमी में एक नया 0 to 1 प्रोडक्ट कैसे बनेगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि किसी ने अपना पूरा वक्त एक बहुत बढ़िया टूल किट इकट्ठा करने में लगा दिया। उसके पास सबसे प्रीमियम हथौड़ा है, बेस्ट आरी है, ताकि सारे ऑप्शंस ओपन रहें। पर उसने कभी ये डिसाइड ही नहीं किया कि उसे कौन सा घर बनाना है। वो बस अपने टूल्स को बैठकर साफ करता रहता है। क्या बात है, ये एनालॉजी इस पूरी इंडेफिनेट सोच पर बिल्कुल फिट बैठती है। और देखिए, ये सिर्फ पैसे या स्टार्टअप्स की बात नहीं है। हमारी फिलॉसफी और पॉलिटिक्स भी इसी बीमारी का शिकार है। पॉलिटिक्स में कैसे? सोर्सेज में रॉल्स और नोजिक का जिक्र है। जॉन रॉल्स की फिलॉसफी कहती है कि प्रोसेस पूरी तरह से फेयर होना चाहिए, और रॉबर्ट नोजिक कहते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम का प्रोसेस सही होना चाहिए। पर उन दोनों में से किसी ने ये क्लियर विजन नहीं दिया कि जब ये प्रोसेस ठीक हो जाएगा तो एक आदर्श समाज आखिर दिखेगा कैसा। अच्छा, मतलब बस रूल सेट कर दिए, एंड गोल नहीं बताया। हाँ, और पॉलिटिक्स में नेट सिल्वर जैसे पोलस्टर्स का उदाहरण देखिए। आज के नेता ये थोड़ी सोचते हैं कि देश को आगे कहाँ ले जाना है। वो बस पोल्स देखते हैं कि आज जनता का मूड क्या है और उसी हिसाब से अपनी बातें बदल लेते हैं। तो जब पूरा सिस्टम ही इस अनिश्चितता में फंसा हो तो स्टार्टअप इकोसिस्टम का क्या हाल होता होगा? वहां भी तो ये इंडेफिनेट सोच नुकसान करती होगी। सबसे ज्यादा नुकसान तो यही होता है, खासकर वेंचर कैपिटल में। जब इन्वेस्टर्स को नहीं पता कि भविष्य क्या है तो वो स्प्रे एंड प्रे मॉडल यूज करते हैं। स्प्रे एंड प्रे,
यानी अंधाधुंध पैसा फेंकना। हाँ, वो 100 अलग-अलग कंपनीज में थोड़ा-थोड़ा पैसा लगा देते हैं और दुआ करते हैं कि कोई एक चल जाए। वो सोचते हैं कि रिटर्न्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे। अगर मैं इसको आसान भाषा में बताऊं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वही बेल कर्व होता है ना, जिसमें कुछ कंपनीज बीच में होंगी जो थोड़ा प्रॉफिट देंगी, कुछ डूब जाएंगी और एक दो थोड़ा ज्यादा कमा लेंगी। बिल्कुल सही। पर रियलिटी में वेंचर कैपिटल ऐसा काम नहीं करता। स्टार्टअप रिटर्न्स हमेशा पावर लॉ फॉलो करते हैं। पावर लॉ का क्या फंडा यहाँ? अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक पहाड़ जैसा है, तो पावर लॉ एकदम सीधी खड़ी चट्टान है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक गिनती की कंपनी, जैसे मान लीजिए फेसबुक हो गई, वो इतना ज्यादा रिटर्न देती है कि वो बाकी की 99 फेल हुई कंपनीज के लॉसेस को भी कवर कर लेती है और उससे भी आगे निकल जाती है। तो यानी जो इन्वेस्टर्स बस थोड़ा थोड़ा पैसा सब जगह लगाकर सेफ खेलना चाहते हैं, वो उसे एक बड़ी कंपनी को पहचान ही नहीं पाते। एग्जैक्टली। वो छोटे मोटे प्रॉफिट से खुश हो जाते हैं और बड़ा सीक्रेट देख ही नहीं पाते। और सोर्सेज में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि लोग अब नए सीक्रेट्स ढूंढना ही बंद कर चुके हैं। सीक्रेट से मतलब वो चीजें जो अभी तक किसी ने नहीं खोजी हैं। हाँ, इसमें उना बॉम्बर का जिक्र आता है। उस आदमी का मानना था कि अब दुनिया में डिस्कवर करने के लिए कुछ नया बचा ही नहीं है, सब कुछ पहले ही खोजा जा चुका है। और आजकल 4 ऐसे कारण हैं जो इस सीक्रेट्स ढूंढने की चाहत को मार रहे हैं। अच्छा, वो 4 कारण कौन से हैं? पहला है इंक्रीमेंटलिज्म, यानी बस छोटे छोटे सेफ कदम उठाना। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। अगर आप थोड़ा सा सिक्योर रास्ता चुनते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, पर अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं तो सब आपको पागल समझते हैं। दूसरा है रिस्क अवर्जन, यानी गलत साबित होने का डर। ये तो बहुत आम है, लोग नाकामयाब होने से बहुत डरते हैं। तीसरा और चौथा क्या है? तीसरा है कंप्लेसेंसी, यानी संतुष्टि। जब कोई बच्चा इतनी मेहनत करके किसी एलीट यूनिवर्सिटी में घुस जाता है, तो उसके अंदर का स्ट्रगल खत्म हो जाता है। वो बस एक सेफ कॉर्पोरेट जॉब पकड़ लेता है क्योंकि उसे लगता है अब और रिस्क क्यों लूं। ये सच में होता है। एलीट स्कूल्स अक्सर लोगों को कंप्लेसेंट बना देते हैं। और चौथा और आखिरी रीजन है फ्लैटनेस। ग्लोबलाइजेशन के चलते सबको लगता है कि दुनिया इतनी कनेक्ट हो चुकी है कि अगर मेरे दिमाग में कोई नया आइडिया आया भी है तो किसी और ने तो पहले ही सोच लिया होगा, मैं अकेला ऐसा थोड़ी सोच सकता हूँ। लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठता है, अगर सच में सब कुछ पहले ही खोजा जा चुका है, तो फिर क्या बचा है? क्या सिर्फ स्ट्रिंग थियरी जैसे नामुमकिन रहस्य ही रह गए हैं जिसे कोई आम इंसान नहीं सुलझा सकता? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। देखिए, हमें 3 अलग-अलग चीजों में फर्क समझना होगा। एक होती है कन्वेंशन, यानी वो आसान बातें जो सब जानते हैं। फिर आती है मिस्ट्री, यानी वो नामुमकिन चीजें जो हमारे बस की नहीं हैं। और इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच आते हैं सीक्रेट्स। ये मुश्किल जरूर होते हैं पर नामुमकिन नहीं। जैसे कैंसर का सस्ता इलाज ढूंढना या एनर्जी का कोई बिल्कुल नया और साफ सोर्स निकालना। ये सब सीक्रेट्स हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई इन्हें खोजे। वाह! तो चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि किसी ने दुनिया के शोर से हटकर एक सीक्रेट खोज लिया। अब उस आइडिया को असल दुनिया में लाएंगे कैसे? आजकल जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो हर तरफ बस एआई और बिग डेटा का शोर है। लोगों को लगता है कि मशीन सब कुछ अकेले कर लेगी और इंसानों को रिप्लेस कर देगी। यही आज की कंप्यूटर साइंस की आइडियोलॉजी बन चुकी है, जिसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी इंसानों को प्रोसेस से पूरी तरह हटा दो। नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम हो या गूगल ट्रांसलेट, सब इस अजम्पशन पर हैं कि मशीन अकेली काफी है। लेकिन सच यह है कि असली ताकत सब्स्टिट्यूशन में नहीं, कॉम्प्लीमेंटैरिटी में है। कॉम्प्लीमेंटैरिटी यानी इंसान और मशीन का मिलकर काम करना। बिल्कुल। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लिंक्डइन। जब लिंक्डइन आया तो उसने रिक्रूटर्स की जॉब छीनने के लिए कोई एआई नहीं बनाया। उसने एक ऐसा टूल बनाया जिससे रिक्रूटर्स का काम और आसान और पावरफुल हो गया। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मुझे लगता है कि ये जो बिग डेटा और एआई हैं, ये बिल्कुल किसी विशाल लाइब्रेरी की तरह है। किताबें तो लाखों हैं, लेकिन अगर कोई इंसानी लाइब्रेरियन वहां ना हो जो समझ सके कि कौन सी किताब किस इंसान के काम आएगी, तो वो सिर्फ कागज का ढेर है। डेटा अपने आप में कुछ नहीं है जब तक इंसान उसमें से मतलब ना निकाले। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़े ना, तो सबसे सक्सेसफुल कंपनीज ये नहीं पूछेंगी कि कंप्यूटर अकेले क्या कर सकते हैं, बल्कि वो ये पूछेंगी कि कंप्यूटर्स इंसानों की मदद से सबसे मुश्किल समस्याएं कैसे सुलझा सकते हैं। पर जब लोग इस बात को नहीं समझते, तो वो बस ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं। जैसे पिछले दशक में क्लीन टेक बबल के टाइम हुआ था।
उन्होंने उन 7 जरूरी सवालों का जवाब नहीं दिया जो किसी भी कंपनी के चलने के लिए जरूरी होते हैं। वो 7 सवाल कौन से हैं? पहला, क्या आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी से 10 गुना बेहतर है? दूसरा, क्या अभी इस बिजनेस को शुरू करने का सही टाइम है? तीसरा, क्या आप एक छोटे मार्केट में मोनोपोली बना सकते हैं? चौथा, क्या आपकी टीम सही है? पांचवा, क्या आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान है? छठा, क्या आपकी कंपनी अगले 10-20 साल टिकेगी? और सातवां, सबसे बड़ा सवाल, द सीक्रेट क्वेश्चन, क्या आपने कुछ ऐसा देखा है जो बाकी दुनिया नहीं देख पा रही? और इन सब सवालों पर तो सिर्फ एक ही कंपनी खरी उतरी थी ना उस टाइम। टेस्ला। एग्जैक्टली। टेस्ला अकेली क्लीन टेक कंपनी थी जो कामयाब हुई क्योंकि उनके पास इन 7 सवालों के डेफिनेट और सॉलिड जवाब थे। उन्होंने सिर्फ कार नहीं बनाई, उन्होंने ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाई जो गैस कार से भी बेहतर परफॉर्म करती थी और लोगों को सच में चाहिए थी। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो बात यहाँ आकर रुकती है कि 0 to 1 का सफर तय करने के लिए सच में भीड़ से अलग सोचना पड़ता है। इनडेफिनिट होकर सिर्फ हर जगह ऑप्शंस खुले रखने से दुनिया नहीं बदलती। दुनिया तब बदलती है जब हम एक ठोस प्लान बनाते हैं और उन सीक्रेट्स पर काम करते हैं जिन्हें दुनिया इम्पॉसिबल मानकर बैठी है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। हमें पुरानी चीजों को कॉपी करना छोड़कर नए सीक्रेट्स ढूंढने होंगे और फिर मशीन्स की ताकत और इंसानी दिमाग को मिलाकर उन्हें हकीकत बनाना होगा। तो जब भी कोई इस नए भविष्य के बारे में सोचता है तो एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। किसी भी इंसान की अपनी जिंदगी या उसके फील्ड का वो कौन सा एक सीक्रेट है जिसे वो तो पूरी तरह जानता है पर बाकी सारी दुनिया उससे असहमत है? और सबसे जरूरी बात, क्या उस सीक्रेट को लेकर अपना खुद का 0 to 1 सफर शुरू करने की हिम्मत आज मौजूद है? इस सवाल को सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव हम यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ।